एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड एज यू नो आई एम ऋतु शर्मा हैविंग 18 plus years of experience in my teaching field and we are doing the most interesting and scoring chapter of chemistry, that is atoms and molecules। बेटा इससे पहले भी हम इस चैप्टर की कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देखी हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं बेटा, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो एक ही चैनल के थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को बताया था आयंस के बारे में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। अब हम पढ़ेंगे कि कैटायन और एनायन जो हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर आप देखो एक टेबल गिवन है बेटा। तो इस टेबल में आपको क्या दिखा रखा है कि कुछ जो हमारे मेटल्स हैं, सॉरी कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल और वो कैटायन या एनायन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि आप पॉजिटिवली चार्ज आयन, a positively charged ion is called a cation while a negatively charged ion is called an anion। ठीक है, क्लियर। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज अगर लगा हुआ है तो वो कैटायन हो गया, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो एनायन हो गया। अब बात आती है कि ये चार्ज आए कहां से। क्या इसमें मेरी मर्जी है कि मेरा मन करा तो यार मैंने पॉजिटिव लगा दिया, मेरा मन करा तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। ऑब्वियसली बेटा बात है कि ऐसा तो नहीं होगा। दिस इज केमिस्ट्री और साइंस है स्पेसिफिकली। तो साइंस में तो क्या होता है, हर चीज के पीछे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी अब हमें उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा मानना ये है बेटा कि कभी भी हमें रट्टाफिकेशन काम में नहीं आती। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है आयंस दे दिए, ठीक है। तो अब लर्न करो जी, या तो यहाँ से बैठकर या फिर बेशक से थोड़ा एक आगे का कॉन्सेप्ट है जो हम यहीं पर समझ लेगा तो हमारे लिए दोनों चीजें इजी हो जाएंगी, इसको करना भी और साथ साथ में चैप्टर 4 भी। आधा चैप्टर 4 हम यहीं पर कवर कर लेंगे क्योंकि जो केमिकल फॉर्मूले बनाने आने हैं उसके लिए हमें ये अनायन या कैटायन कहाँ से आया, क्यों आया, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए बेटा अब आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको ना थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग के जो हमने 20 एलिमेंट्स पढ़े थे, लिथियम थर्ड नंबर पर, बेरिलियम, बोरोन, दिस इज ई, कार्बन, ठीक है, ये था 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, नाइट्रोजन 7 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर, नियोन सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, सोडियम 11 नंबर पर, सोडियम दैट इज Na, मैग्नीशियम 12 नंबर पर, एल्यूमिनियम 30 नंबर पर। इसी तरह से एक हम पढ़ लेते हैं क्लोरीन तक जो कि 17 नंबर पर है। क्लियर। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये पैरियोडिक टेबल में इनको जो लोकेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग था, इसलिए इसका नाम हो गया एटॉमिक नंबर। भी कौन सा नंबर, कौन सा एटम कौन से नंबर पर आ रहा है। अब हमें एटम की थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़नी है। वो क्या कि डाल्टन ने हम लोगों को क्या बताया था, डाल्टन ने हम लोगों को बताया कि एटम से ज्यादा छोटा कुछ भी नहीं है ना, ये बताया था मैं डाल्टन ने। लेकिन हमने ये भी पढ़ा साथ साथ में कि आगे जाकर कुछ कारणों की वजह से जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ना बेटा वो फेल हो गई थी। अब जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि जी खाली बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो पहले क्या बात थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तक ये माना जाता जा रहा था कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि जब आगे फर्दर स्टडीज की गई, रिसर्चेस की गई, तो ये सामने आया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम इज नॉट एन इनडिविजिबल पार्टिकल।
उसको तो डिवाइड किया जा सकता है। एक्चुअल में क्या पता लगा कि ये जो एटम है ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पूरी डिटेल जो है बेटा वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मींस सब एटॉमिक पार्टिकल, ये पाया गया कि जो एटम है वो अपने से भी छोटे कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये हैं 3। इलेक्ट्रॉन, जिसको कि ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन that is represented by P, and third one is neutron. क्लियर? तो ये पता लगा लिया जी साइंटिस्ट ने कि एटम जो है वो सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल नहीं है, वो तो खुद अपने से ज्यादा छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर साइंटिस्ट के सामने क्या क्वेश्चन आया कि ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर कहाँ रिसाइड्स कर रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसीलिए हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो हमें पूरा पढ़ना है। एट लास्ट जो थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने किस किस तरह से अटेम्प्ट किए। हम लोग जो फाइनल वाला है रोल वो पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी मॉडल दिया। उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और एटम के न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स बने हुए हैं, कुछ स्पेशल पाथ बने हुए हैं जिनको बोला जाता है शेल। ठीक है, दीज आर शेल। अब क्या बताया गया कि एटम के अंदर जो उस एटम का एटॉमिक नंबर था, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, तो ये बताया साइंटिस्ट ने हमें कि उस सोडियम एटम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इट मींस देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स आर देयर। यहां पर एक्सेप्शनल वाला भी हम केस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलो ये बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रह रहे हैं? साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे जो दिख रहे हैं आपको पाथ, इनके अंदर चक्कर काट रहे हैं वो। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं। तो कुल मिला के ये थी बात एटम के स्ट्रक्चर की। ये बात अब आप बोलोगे कि मैडम जब चैप्टर 4 में हमने पढ़ना है तो आप अभी से हमें क्यों बता रहे हो? बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए, आप देख रहे हो ना, केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए मुझे चाहिए वैलेंसी। और ये वैलेंसी कहाँ से आई? तो या तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम इनको लर्न कर लें, रट लें जी। ठीक है जी, कैल्शियम की 1 है, सोडियम की 1 है, प्लस है माइनस है, लेकिन एक मेथड की वैलेंसी उसकी कहाँ से आई, कब वो प्लस होगी कब वो माइनस होगी, हम वो मेथड ही सीख लें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मेथड सीखना ज्यादा इजी लगता है। इजी क्या मतलब कि ज्यादा सही लगता है। तो इसलिए मैं आपको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो करवा रही हूँ, वैलेंसीज को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है जी, अब हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है इलेक्ट्रॉन को। क्या कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं और वो कहां पर रहते हैं। क्लियर है जी? तो क्या पता चला हमें कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके शेल में चक्कर काटते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन उठा जी कि मैडम ये आपने क्या किया कि जो बाहर वाली शेल थी उसको तो आपने खैर छोड़ ही दिया। अभी सॉरी इरेजर मैंने लिखे कि मैंने आपको क्या डायग्राम बनाकर दिखाया है कि दिस इज न्यूक्लियस और इसके बाहर जो है ये रास्ते बने हुए हैं। चार, ये बताया गया हमें कि एक एटम के अंदर सेंटर में उसका जो सेंटर पॉइंट होता है
दैट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिन सर्कुलर पाथ्स को बोला जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल। अब किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इन पाथ्स में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके न्यूक्लियस में रह रहे हैं। अब यहां पर तो 4 रास्ते हैं, 4 ऑर्बिट हैं, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे क्या मेरी मर्जी है। जैसे आप इसको ऐसे समझो बेटा, सपोज घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, और फादर कुछ चीज लेकर आए, मान लो जी आपके फादर के पास 11 चॉकलेट्स हैं, बच्चे हैं 4, तो हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कैसा करते हैं कि या तो छोटे बच्चों को थोड़ी ज्यादा दे देते हैं, जो सबसे छोटा है ये सबसे बड़े वाले को ज्यादा दे देते हैं, या फिर एक और क्या हो सकता है जी, पहले 1 1 1 1 सब में बांट दी, फिर दोबारा राउंड लगा दे, जितने राउंड जहां तक पहुंचे चलो जी ठीक है। लेकिन अब यह तो साइंस है, साइंस में तो कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि हम जी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी करें जी, छोटा ये बड़ा है ऐसे कर दो, नहीं। तो अब वो रूल क्या है, तो इसके लिए ये बताया गया कि ये जो स्पेशल पाथ्स है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इन पाथ्स का नाम दिया गया है के, एल, एम एंड एन। मीन्स अगर मैं न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आना शुरू करूं, तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल का नाम है के, सेकंड नंबर वाली का नाम है एल, थर्ड वाली का नाम है एम, और फोर्थ वाली का नाम है एन। अब बात आई कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दीज शेल। तो नंबर ऑफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल का मतलब कि कौन से नंबर की शेल है वो। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली को मैं 1 नंबर बोलूंगी, उसके बाद सेकंड नंबर बोलूंगी, थर्ड नंबर बोलूंगी, फोर्थ नंबर बोलूंगी। क्लियर? एक बार मेंशन कर देती हूँ आपके लिए, ये वाली होगी मेरी फर्स्ट नंबर वाली, ये होगी सेकंड नंबर वाली, ये होगी थर्ड नंबर वाली, और ये वाली फोर्थ वाली। ठीक है जी। इसका मतलब कि 1 नंबर की एल, सेकंड नंबर की एम, थर्ड नंबर की एन, 4 नंबर की। क्लियर है जी इतना? अब अगर मुझे निकालना है अब के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे पास एन कितना हो गया बेटा, 1 है ना। तो चलिए जी निकाल कर देख लेते हैं एक बार। देखो जी मेरे पास फॉर्मूला है 2n²। अब अगर मैं के शेल की बात कर रही हूं तो इसके लिए n की जगह हो गया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मूव करेंगे, 2। अब अगर मैं बात करूं एल शेल की, तो 2n² वाले फॉर्मूले से मैंने निकाला, m के लिए निकाला और n के लिए निकाला, तो इनकी नंबरिंग आई है मेरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से m का निकालेंगे तो 18 और n का निकालेंगे तो 32। ठीक है, अब सिंपल हो गया जी, कोई झगड़े फसाद वाली बात ही नहीं है जी, फिक्स है के के पास। और ये इनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। अभी हमें 9th और 10th क्लास तक सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आगे की डिटेल, आगे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो हमारी बढ़ जाएंगी, जो कि हमें अभी हायर क्लासेस में आएगा। चलिए अब ये तो फिक्स हो गया जी, नंबर ऑफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मेथड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेथड मैं आपको क्या बता देती हूँ कि सपोज मैंने अगेन एग्जांपल बेटा ले लिया सोडियम का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इन चारों शेल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रॉन्स को इन चारों शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन अब रूल क्या है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि जब तक मेरी फर्स्ट वाली शेल की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है मैं उतना उसको
फिल ना कर दूं तब तक मैं आगे मूव ऑन नहीं करूंगी। तो देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 चले गए मेरे के शेल में। हाउ मेनी आर रिमेनिंग? 9। एल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 8। तो मैंने यहाँ पर 8 डाल दी, क्योंकि 8 से ज्यादा यहाँ पर जा ही नहीं सकते। ये नहीं कि मैं पहले 2 2 2 कर दूं, नहीं, पहले ये रूल है, पहले मैं फर्स्ट वाली शेल को कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं सेकंड शेल के लिए मूव ऑन करूंगी। तो क्या हो गया जी हमारा, हमने एल वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ पर 1 जो रिमेनिंग था, और ये मेरी रह गई है एम्प्टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। अब एक और एलिमेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अब हमने एग्जांपल ले लिया बेटा क्लोरीन का। ठीक है, अब हमने क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, जो कि 17 नंबर पर आ रहा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन होगा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो के अंदर 2, 8 और 7। क्लियर है जी? अभी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो हम बेटा चैप्टर 4 में करेंगे। अभी क्योंकि मैं जस्ट वैलेंसी निकालना सीखने हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। अब देखो जी क्या बात आई, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी शेल, या तो उसके पास मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेबिलिटी थी उतने इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स वो जो मेरा एटम है या जो एलिमेंट है वो सेफ है। अदरवाइज उसको क्या करना है, उससे जो पहले नंबर की शेल है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटलीस्ट इतने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तब जाकर जो मेरा एटम होगा वो स्टेबल होगा। मीन्स उसकी जो सबसे बाहर वाली शेल है जहां तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे थे वो हमारी कंप्लीटली होनी चाहिए फिल, अदरवाइज वो हो जाएगा अनस्टेबल, मतलब कि उसकी जान को खतरा है। अब जान को खतरे से बचाने के लिए उसको अपने आप में सुदृढ़ बनना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना है, अपनी आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करना है। आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं, अगर मैं चलो सोडियम को वापस से एग्जांपल देखते हैं, सोडियम का 2, 8। अब मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसको बाहर वाले शेल में चाहिए थे? एम में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18 की, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एम से जो प्रीवियस वाली शेल है हमारी 8 एल, वो हमारी कंप्लीट है, उतने ही होने चाहिए उसके पास, उतने ही है। मीन्स इसकी वजह से ये जो सोडियम है इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सोडियम क्या करेगा बेटा, अब इसके पास 2 चॉइस है, क्या कि या तो वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको दे दे, कोई इसको डोनेट कर दे और ये वहां से बोरो कर ले। ठीक है, 1 इसके पास था, 7 को इसको दे दे तो इसके पास 8 हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा, या तो एम के प्रॉपर वाला अमाउंट या एम से पहले वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, या दूसरा इसके पास क्या चॉइस है कि जिस इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है, अब अगर ये इसको अपने अंदर से लूज कर दे, मतलब ये किसी को दे दे, तो बाहर वाली बाकी की दोनों शेल इसकी कंप्लीट है, तो ज्यादा इजी क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से बोरो करना या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। ऑब्वियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को या तो बोरो करता है या लूज करता है तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब अगर तो मैंने मतलब कि किसी एलिमेंट ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, मतलब कि सामने वाले को डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट करे उतना ही ज्यादा चार्ज आ जाएंगे। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करती तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हो जाता 282। अब ये क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस के 2 चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बन गया, सोडियम आयन, और हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड कैटायन। ठीक है जी, अब बात करते हैं चलो क्लोरीन की। अब क्लोरीन वाला केस समझ लेते हैं। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 7। अब इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं लाइक सोडियम, क्या या तो वो अपने इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, डोनेट कर दे, क्योंकि भाई इससे पहले वाली शेल कंप्लीट है, स्टेबल हो जाएगा ये, या फिर वो क्या करे,
यार सबसे बाहर वाली शेल में 7 है इलेक्ट्रॉन, अगर एक और मिल जाएगा तो 8 हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इजी क्या है, 7 दान करना या एक उधार लेना, एक उधार लेना। तो ये क्या करेगा, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी कर लेगा, किसी से बोरो कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर से बोरो किए जाते हैं उतना ही नेगेटिव साइन आ जाता है। अब ये बन गया एक आयन, और हमने पढ़ा था कि नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। क्लियर है ना, इजी। अब ये जो हमारा नंबर ऑफ चार्ज है ना बेटा, इस नंबर ऑफ चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो ये जो वैलेंसी है, अभी हमने देखा था कि केमिकल फॉर्मुलेज में इसकी जरूरत पड़ रही है, तो अब मुझे कोई अब रटने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या करूंगी, इनकी वैलेंसी जो है खुद से निकाल लूंगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स है आप उनका एटॉमिक नंबर लर्न कर लो। एटॉमिक नंबर जब आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन आ गया तो आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो हमें कोई लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से ये हो गई वैलेंसी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम केमिकल फॉर्मूले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। ये सारा मैं रब कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा होच पोच हो गया इधर। ठीक है जी, चलिए अब आगे का पढ़ते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं। केमिकल फॉर्मूलाज लिखने से पहले हमें क्या है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कि केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनको अगर मैं सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो तब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग नाम दे देते हैं केमिकल फॉर्मूला का। इट शोज विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इन व्हाट रेशियो दे कंबाइन। केमिकल फॉर्मूले को देखकर मुझे ये पता चल जाता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनकी रेशियो क्या है। टू राइट अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला वी नीड टू नो द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और आयंस एंड देयर वैलेंसीज। अब वैलेंसी की अगर आपको डिफाइन आ जाए ना बेटा, तो ये होगी वैलेंसी की डिफाइन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर, तो देखो अब वैलेंसी की तो जरूरत पड़नी थी, सिंबल्स की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे। वैलेंसी की जरूरत पड़नी थी यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको वैलेंसी निकालनी सिखा दी। अब यहाँ पर हमने जो कैटायन और एनायन है उनकी वैलेंसी हमने एक एटम की तो सीख ली कि कब वो पॉजिटिव होगी कब वो नेगेटिव होगी। कुछ वैलेंसीज जो है हमें बेटा पोली एटॉमिक आयन लर्न करने, अभी हमें पोली एटॉमिक आयन। इन पोली एटॉमिक आयन की जो वैलेंसीज है वो आपको चैप्टर में एक टेबल गिवन है वहां पर दे रखी है, वहां से आप लोग लर्न करोगे। ठीक है, देखो ये दे रखा, ये पोली एटॉमिक आयन है, मैंने आपको बोला था देखो जैसे NH4, तो 4 and 1, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो गई 5, है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है, तो बस सिर्फ आपको ये लर्न करनी है वैलेंसीज, बाकी सारी वैलेंसी आपको निकालनी मैंने सिखा दी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत पड़ रही है या देने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर, तो अगर बाहर से ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, बाहर दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, सिंपल। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, उन स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स में आप देखोगे कि उनका आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है, तो ना उन्हें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जरूरत है ना ही बोरो करने की जरूरत है, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी होगी 0। तो अब ये जो पॉली एटॉमिक आयन है ना, सिर्फ ये वाले ये आपको लर्न करने हैं विद सिंबल एंड वैलेंसी। जैसे कि अमोनियम, अमोनियम का सिंबल है NH4, वैलेंसी है +1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 कार्बोनेट। अब बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक अलग पॉली एटॉमिक आयन है और कार्बोनेट एक अलग पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये जो है ना इनकी वैलेंसी है। सिर्फ पॉली एटॉमिक आयन की वैलेंसी अभी लर्न कर लो। अभी क्या करेंगे आप लोग कि केमिकल फॉर्मूला जस्ट हम लोग लिखना सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना है,
अभी तो आप ये टेबल अपना सामने खोल कर रखो बुक में से, बार बार वैलेंसी जो है वहां से चेक करो, लिखो और केमिकल फॉर्मूले बनाओ। और फिर जो आपने एक प्रोवर्ब सुन रखे ना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वहां से हमें अपने आप केमिकल फॉर्मूलाज बनाने आ जाएंगे। तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बता देती हूँ। अब देखो, हमें एक क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूं बेटा, कि कुछ हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जब वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि अगर अलग से लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो हमें पता है इसका सिंबल है O। लेकिन अब ये ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर कोई कंपाउंड बना रहा है, तो तब मैं इसको क्या पढ़ूंगी, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना पढ़कर मैं तब पढ़ूंगी इसको ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम जिसका सिंबल है Na, ठीक है, अब उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए आ गया ऑक्साइड। ठीक इसी तरह से क्लोरीन को पढ़ेंगे क्लोराइड, हाइड्रोजन को पढ़ेंगे हाइड्राइड, आयोडीन को पढ़ेंगे आयोडाइड, ब्रोमीन को पढ़ेंगे ब्रोमाइड, सल्फर को पढ़ेंगे सल्फाइड। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे सिर्फ सल्फाइड। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा। अभी तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जब आप बार बार करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। अब मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। अब सपोज मैंने यही वाला ले लिया, आपको क्वेश्चन कैसे लिख कर आएगा, आपको वर्ड्स में लिख कर आएगा क्वेश्चन कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, सपोज यही वाला ले लेते हैं हम, सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आया, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले दोनों का हमें लिखना है सिंबल। हमें पता है सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन का सिंबल है O, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इन दोनों की वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। आप देखो बेटा यहाँ पर भी कि जो हमने जब केमिकल फॉर्मूले बनाए ना, तो वहां पर प्लस माइनस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तभी हम आगे काम करेंगे। यहां पर अभी आप वैलेंसी के आगे साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, थर्ड हमारा स्टेप क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप है हमारा कि हम थर्ड स्टेप में क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। मीन्स अब जो ये इसके O के नीचे वैलेंसी लिखी थी वो बन जाएगी 2 सोडियम की, और जो सोडियम के नीचे वैलेंसी लिखी थी वो हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा था 2, ये इधर चला गया, तो अब ये इसके स्टेप में लिखा जाएगा। और O के नीचे क्या जाएगा 1, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O। तो इसके लिए बेटा देखो आपको वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी, वैलेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अब मान लो मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का सिंबल वो सॉरी फॉर्मूला बनाकर दिखाओ जी। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए कैल्शियम का सिंबल होता है बेटा Ca, क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन Cl, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। कैल्शियम की एक बार आपको बता देती हूँ, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है बेटा हमारा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2882। अगेन इसके पास सेम सिचुएशन है कि ये वाली ऑक्टेट तक कंप्लीट है, ये 2 जो है या तो बाहर से 6 बोरो करे या फिर अपने 2 जो है वो किसी को दे दे, तो ये क्या करेगा 2 अपने निकाल देगा अपने अंदर से, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा +2 इसकी वैलेंसी हो गई है ना। तो मैंने यही लिखा है। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, कैल्शियम की वैलेंसी बन गई 1, नो नीड टू राइट, क्लोरीन की वैलेंसी बन गई 2।
तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया CaCl2। एक और बता देती हूँ, इसके बाद एक दो आपको पॉलीएटॉमिक आयन का करवाऊंगी और फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं मैग्नीशियम की ले लेते हैं हम लोग सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, चलो मैग्नीशियम सल्फाइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम के साथ आपको सल्फाइड नहीं सल्फेट, एक पॉलीएटॉमिक आयन बता देती हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन बता रही हूँ मैं आपको अब एक, क्योंकि हमारे पास अभी कंटेंट काफी बचा है इस चैप्टर का। देखो जी, हमने पॉलीएटॉमिक आयन वाली टेबल पढ़ी थी ना, पॉलीएटॉमिक आयन वाली टेबल में सल्फेट था SO4 वैलेंसी -2, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिया है कि मैग्नीशियम सल्फेट लिया मैंने। यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg, सल्फेट का सिंबल है बेटा SO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अब ये क्या बन गया, Mg के स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा 2, अब SO4 देखो ये, अब अगर ये SO4 ऑलरेडी है, मैंने ये वाला 2 यहां पर लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, वो 42 पड़ा जाएगा। तो जब कभी भी कोई भी पॉली एटॉमिक आयन है और उसकी वैलेंसी जिस समय ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 से ग्रेटर देन आ रही है, तो आप इस पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में कर दोगे और वैलेंसी लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों की वैलेंसी 2 आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, इस 2 से ये 2 मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया MgSO4। क्लियर। एक पॉलीएटॉमिक आयन और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉलीएटॉमिक आयन अब हम ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंस सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। देखो जी, अगेन मैं आपको चेक करा देती हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन में हाइड्रोक्साइड OH है, ठीक है बेटा, और आप देखोगे एल्यूमिनियम Al, क्लियर। तो अब क्या करना है जी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया बेटा मैंने बाय मिस्टेक एल्यूमिनियम की, एक बार मैं दोबारा से राइट डाउन कर देती हूँ। एल्यूमिनियम होता है मेरा एल्यूमिनियम UM, ठीक है जी। अब क्या देखो जी, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी बन गई 1। मैंने आपको बताया कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, अगर उसकी वैलेंसी केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त 1 से ज्यादा आ रही है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो AlOH का होल थ्राइस। तो ये था हमारा क्या बेटा, केमिकल फॉर्मूले बनाना। केमिकल फॉर्मूलेस की आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए आए, समटाइम्स आपको केमिकल फॉर्मूलाज दे देते हैं लिखकर और आपको कंपाउंड का नाम बताना है। जैसे अगर मैं आपको लिख कर दे देती हूँ कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड फॉर्मूला आई हैव रोट, दिस इज Al2O3, तो हमें पता है Al क्या होता है एल्यूमिनियम, O क्या है ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मान लो जी ये आ जाए K2SO4, K हमें पता है पोटेशियम, SO4 पता है सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलर मास। अब ये मोलिकुलर मास क्या चीज है बेटा, खुशी मैं यहाँ पर ना ये वाली बंद कर रही हूँ, ठीक है बेटा। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूलाज आपको आ जाएंगे बनाने के लिए। अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 रिमेनिंग पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।